नमस्कार बच्चों। मैं मीनू असवाल, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज आपको कक्षा 8 के लिए हिंदी अमोदनी का पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है सोना, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। सोना एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है स्मरण यानी कि याद। तो याद के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखा गया लेख। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत सी कविताएं, गद्य रचनाएं दी हैं। महादेवी जी को जानवरों से अत्यधिक लगाव था। उनका यही लगाव उन्हें पशु पक्षियों के बहुत नज़दीक ले आया। उन्होंने अपने घर में भी बहुत से पशु पक्षियों को पाल रखा था। महादेवी जी के लिए वह केवल जानवर नहीं थे, बल्कि उनके परिवार के सदस्य थे, जिनको उन्होंने माँ के समान प्यार दिया था। प्रस्तुत संस्मरण सोना महादेवी वर्मा जी ने अपने द्वारा पाली गई एक हिरणी के विषय में लिखा है। वन में एक शिकारी ने एक हिरणी का शिकार किया और उस मरी हुई हिरणी के साथ उसके शावक को भी जिंदा उठा लाए। शिकारी के परिवार की महिला और बच्चों ने पानी मिला दूध पिलाकर उसे कुछ दिन जीवित रखा। फिर उसके बाद उसके परिवार की एक बालिका को महादेवी जी की याद आई और वह उस अनाथ शावक को उनके पास ले गई। उस शावक के बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के समान थी। फिर भी महादेवी जी ने उसे स्वीकार किया, उसे अपने पास रखा। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि चीज़ें इकट्ठा करके उसको पालने का कठिन कार्य शुरू किया गया। उस हिरन के बच्चे का रंग सुनहरा था, जिसके कारण उसका नाम रखा गया सोना। महादेवी जी का घर विद्यालय के कंपाउंड में स्थित था। सोना विद्यालय तथा छात्रावास की छात्राओं के साथ भी बहुत घुल मिल गई थी। अब लगभग 1 वर्ष का समय बीत चुका था और उसी वर्ष महादेवी जी का बद्रीनाथ की यात्रा करने का कार्यक्रम बनता है। महादेवी जी गर्मी की छुट्टियों में बद्रीनाथ जाती हैं यात्रा करने के लिए, लेकिन जब वहाँ से वो वापस आती हैं तो उन्हें सोना की मृत्यु का दुखद समाचार मिलता है। और उसकी मृत्यु का कारण यह था कि महादेवी जी के जाने के बाद उनके अभाव में यानी उनकी कमी में सोना इतनी अधिक अस्थिर हो गई थी कि उनको खोजते हुए इधर उधर कंपाउंड से बाहर भी चली जाती थी। और जो महादेवी जी का माली था, उसको यह डर था कि कहीं कोई उसका शिकार ना कर दे। और उसने क्या किया कि उसने सोना को रस्सी से बांध दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर सोना इतनी अधिक ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी और वही उछाल उसकी अंतिम उछाल थी। आइए अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। सोना अचानक आई थी, परंतु वह तब अपनी शैशवावस्था को भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। परंतु उस बेचारे हिरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न अथाह समुद्र के बहुमूल्य मोती की। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव में जुगाली करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की मां भागने में असमर्थ रही। मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी मां ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण दे दिए। शिकारी मृत हिरणी के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से लिपटे हुए शावक को जीवित उठा लाए।
उनमें से किसी के परिवार की सहृदय गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ बालक को मेरे पास ले आई। उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की छात्राओं के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे के भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई साड़ी बदलती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके भीगे कपड़े सूखने के लिए फैलाती है और कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म संकुलता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई गले में रिबन बांध देती और कोई पूजा के बताशे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते। परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर सभी खाद्य पदार्थ पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी, यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय आ जाती और तब तक मुझसे सटी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त ना हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य रहता था, परंतु उसे कच्ची सब्जी अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास की छात्राओं के समान ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबद्ध खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल काफ़ी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्राय देखने वालों को भ्रम होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती थी और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई आशंका ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसी जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। मेरी बिल्ली गोधुली, कुत्ते हेमंत, वसंत, कुतिया फ्लोरा सब पहले इस नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में सबसे सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती। कुत्ते बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते, कोई उसके कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल में तन्मय हो जाते तब वह अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ लगाते। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना की टांगें अधिक सुडौल हो गई
और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। गर्दन लचीली हो गई, पीठ में भराव, उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली चमक हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की अंधेरी कोठरी के एकांत में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसे इतने लघु जीवों से घिरा देखकर चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। पिल्ले आंख बंद रहने के कारण ची ची करते हुए सोना के उदर में दूध खोज रहे थे। तब से सोना के नित्य के कार्यक्रम में पिल्लों के बीच लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधुली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। संभवतः वह सोना के स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर और आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देखरेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई, तब बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधुली कूदकर कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों में मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। एक दिन बंधन की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम उछाल थी। बच्चों, इस संस्मरण को पढ़कर यह लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से ना सही, लेकिन परोक्ष रूप से सोना की मृत्यु का उत्तरदायी मानव ही है, क्योंकि उसकी माँ को शिकारी ने मार दिया था। इसी कारण से वह हिरण अपने प्राकृतिक आवास यानी कि वन को छोड़कर मनुष्यों के बीच आकर रहने को विवश हुआ। वन में स्वच्छंद रूप से घूमने वाले जानवर को मनुष्य से बचने के लिए ही बंधन में रहना पड़ा और यही बंधन अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। महादेवी वर्मा जी इस संस्मरण से हमें यह संदेश देना चाहती हैं कि हमारे हृदय में जीवों के प्रति प्रेम और सहृदयता की भावना अवश्य होनी चाहिए। आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ते हैं। शैशवावस्था, शिशुकाल, छलकना, गिरना, निष्ठुरता, कठोरता, तन्मय, किसी कार्य में बहुत मगन, कौतुक, उत्साह, व्यस्त,
किसी कार्य में रत, यानी कि किसी कार्य में लगा हुआ। दूब, एक प्रकार की घास। पानीदार, जिसमें पानी भरा हो। व्यथा, कष्ट। बहुमूल्य, कीमती। अथाह, बहुत अधिक गहरा। निरीक्षण, खोज। परिचित, जान पहचान वाला। सख्य, मित्रता। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क. सोना को किसने पाला? ख. सोना को क्या खाना पसंद था? ग. सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय क्यों थे? घ. सोना अपनी माँ से क्यों बिछुड़ गई? ड़. छात्राएं सोना का श्रृंगार कैसे करती थी? प्रश्न नंबर 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। सोना डैश रंग की दिखाई देती थी। ख. डैश और डैश की छात्राओं के निकट सोना पहले कौतुक का कारण रही। ग. फ्लोरा ने डैश बच्चों को जन्म दिया। घ. लेखिका ने गर्मियों में डैश की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। ड़. मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के उसके कई डैश थे। प्रश्न नंबर 3, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क. शिकारी सोना को कहाँ से लाए थे? विकल्प दिए हैं, जंगल से, विदेश से, पशु मेले से। ख. सोना की सखी कौन थी? गोधुली, फ्लोरा, बसंत। ग. लेखिका गर्मी में कहाँ गई थी? केदारनाथ, सोमनाथ, बद्रीनाथ। घ. लेखिका के बद्रीनाथ से लौटने के बाद कौन उनके कंधे पर आ बैठी? हेमंत, वसंत, गोधुली। ड. किसने बिना बोले ही लेखिका को अप्रिय समाचार दे दिया? चपरासी ने, चौकीदार ने या माली ने? प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क. सोना का लघु शरीर सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की कोमल गांठ के समान था। ख. सवेरे छात्रावास में क्रियाशीलता नहीं रहती है। ग. किसी बालिका को लेखिका का स्मरण हो आया और वह अनाथ शावक को उनके पास ले आई। घ. मेरे प्रति उसकी शत्रुता के कई प्रकार थे। ड़. भीतर आने पर सोना लेखिका के पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए और प्रश्न नंबर 4 सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ये इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे उसे और फिर आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ में बड़े आराम से मिल जाएंगे, लेकिन आपको पाठ को 2-3 बार अच्छी तरह से देखना होगा, पढ़ना होगा। जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको आपके ग्रुप पर भेज दिए जाएंगे। अब है प्रश्न नंबर 5, संसार में जीवों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। ये प्रश्न भी आपको स्वयं करना है। बच्चों, जीवों के महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। जितने भी जीव हैं संसार में, पशु पक्षी हैं, ये सभी जीव हैं, इन पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद का अर्थ होता है एक पैराग्राफ। सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है आपको इनके महत्व पर, कि इनकी हमें क्यों आवश्यकता है, इनसे हमें क्या लाभ होते हैं। भाषा बोध। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द
अर्थात उल्टे अर्थ वाले शब्द। पहला शब्द दिया है सुरक्षित। सुरक्षित का विलोम है असुरक्षित। भीतर, बाहर। स्वीकार, अस्वीकार। स्नेह, घृणा। निश्चित, अनिश्चित। सम्मिलित, पृथक या फिर अलग। संतुलित का विलोम है असंतुलित। अहिंसक, हिंसक। पसंद, नापसंद। परिचित, अपरिचित। प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। पहला पद दिया है हिरण शावक। विग्रह होगा हिरण का शावक। समास का नाम तत्पुरुष समास। मृग समूह। मृगों का समूह। तत्पुरुष समास। विद्यालय का विग्रह होगा विद्या का आल्य। समास का नाम तत्पुरुष। शैशवावस्था। विग्रह होगा शैशव की अवस्था। समास का नाम तत्पुरुष। ग्रीष्मावकाश। विग्रह होगा ग्रीष्म का अवकाश। समास का नाम तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में सही उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आगे उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण करना है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। पहला शब्द दिया है जीवन। इसमें आ उपसर्ग जुड़ने से बन जाएगा आजीवन। हार। हार में प्र जुड़ने से बनेगा प्रहार। अंत। अंत शब्द में बे उपसर्ग जोड़ने से बनेगा बेअंत। गुण में अव जुड़ने से बन जाएगा अवगुण। यश में अप उपसर्ग जुड़ने से बनेगा अपयश। हिंसा में अ जुड़ने से अहिंसा। चर शब्द में अ जुड़ने से अचर। मान में अप जुड़ने से अपमान। संकोच में नि जुड़ने से निसंकोच। और अधीन में परा उपसर्ग जुड़ने से बन जाएगा पराधीन। इसके बाद है मौखिक। नंबर 1, शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको शुद्ध रूप से उच्चारित करना है, अर्थात सही रूप से बोलना है। पहला शब्द है शैशवावस्था। शैशवावस्था। वनस्थली। वनस्थली। स्निग्ध। स्निग्ध। क्रियाशीलता। क्रियाशीलता। प्रदर्शन। प्रदर्शन। आश्वस्त। आश्वस्त। बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश। परिक्रमा। परिक्रमा। कंपाउंड। कंपाउंड। प्रश्न नंबर 2, सोचकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, हिरण का नाम क्या रखा गया? हिरण का नाम सोना रखा गया। ख, लेखिका कहाँ रहती थी? लेखिका विद्यालय के कंपाउंड में बने घर में रहती थी। ग, सोना की सखी का क्या नाम था? सोना की सखी का नाम फ्लोरा था। गर्मियों में लेखिका पर्यटन के लिए कहाँ गई? गर्मियों में लेखिका पर्यटन के लिए बद्रीनाथ गई। ड, बद्रीनाथ से लौटने के बाद लेखिका को कौन सा दुखद समाचार मिला? बद्रीनाथ से लौटने के बाद लेखिका को सोना की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो बच्चों, ये सारा वर्क आपको आपकी हिंदी अमोदनी की कॉपी में पूरा करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, क्लास और सेक्शन अवश्य लिखना है। धन्यवाद।